All right, so let us talk about the remaining portion of your class 11th NCERT Fundamentals of Physical Geography. So क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो हम बात कर रहे थे, तो कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इसको। ओके, सो इसमें व्हाट वी हैव, अगर आपको याद होगा तो ए वाज द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, बी वाज द ड्राई क्लाइमेट, सी वाज द वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, डी क्या था आपका, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ई वॉज द पोलर क्लाइमेट एंड एच वॉज द हाईलैंड। हाईलैंड किधर था? स्कॉटलैंड में था। स्कॉटलैंड में, या ओके। तो इसमें फर्दर सब डिविजन्स क्या था? एक तो चलिए आपका अपर केस लेटर हो गया, ब्रॉड क्लाइमेटिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। सब डिविजन्स जो है उसमें वी हैव दी एफ, स्मॉल एफ वॉज द नो ड्राई सीजन। ओके, अगर एफ लिखा है तो कोई ड्राई सीजन नहीं है। एम है मतलब मॉनसूनल सीजन है, दैट विल बी अ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो अभी ड्राई सीजन चल रहा है हमारा इंडिया में, या इसके बाद मॉनसूनल सीजन हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद विंटर ड्राई सीजन, देन समर ड्राई सीजन इज देयर। ओके, सो व्हाट अबाउट मेडिटेरेनियन? मेडिटेरेनियन में बारिश कब होती है? तो ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया, विंटर्स में होती है। ये चीज आपको याद है दैट विंटर्स में यहाँ पर बारिश होती है, या सो दैट इज देयर। टेम्परेचर सिवियरिटी हमें कैसे पता चलता है? ए जब लिखा रहा है स्मॉल ए, इसका मतलब समर्स हॉट रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वार्मेस्ट मंथ रहता है। और बी जो है हमारा वार्म समर होता है, सो वार्मेस्ट मंथ इज लेस देन 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एक्चुअली क्या इंडिया बहुत ज्यादा गर्म है एज कंपेयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? वी आर वेरी वेरी हॉट। ओके, बहुत ज्यादा हम लोग का हॉट है, लेकिन क्या ये तपना पड़ेगा? बिकॉज हम क्या मानसून का फायदा उठाते हैं उसके वजह से? बिकॉज हम इतने गर्म हो जाते हैं 2-3 महीने, उसके वजह से ही मानसून का हमें इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। देन अगर छोटा सी रहेगा तो कूल समर है, छोटा डी रहेगा तो वेरी कोल्ड विंटर, छोटा एच है तो हॉट एंड ड्राई रहेगा, एंड देन छोटा के है तो कोल्ड एंड ड्राई रहेगा। ओके, तो इसमें हमारे पास कैसा कैसा क्लाइमेटिक टाइप है? सो ए एफ है। अगर आपको ए एफ याद होगा तो एफ मतलब नो ड्राई सीजन, छोटा एफ। छोटा एफ इज नो ड्राई सीजन, तो क्या ये सही चीज है दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई ड्राई सीजन नहीं होता है? ओके, देन ट्रॉपिकल मॉनसून में ए एम है। एम का मतलब क्या है? शॉर्ट ड्राई सीजन, देयर विल बी अ शॉर्टर ड्राई सीजन बट देयर विल बी अ ड्राई सीजन, यस और नो? देयर विल बी अ शॉर्ट ड्राई सीजन बट देयर विल बी अ ड्राई सीजन। देन ए डब्ल्यू क्या है आपका? ट्रॉपिकल सवाना। अगर आप डब्ल्यू देखोगे तो विंटर इनका ड्राई सीजन रहेगा सवाना में। ओके, ऑलराइट। देन यू हैव सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, देन मिड लैटिट्यूड डेजर्ट विच इज कोल्ड, सब ट्रॉपिकल स्टेपी विच इज हॉट, एंड मिड लैटिट्यूड स्टेपी दैट विल बी कोल्ड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सो वी हैव द मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये आया था 2024 के प्रीलिम्स में, दिस क्वेश्चन हैड कम इन 2024 प्रीलिम्स। ओके, सो देयर इज नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर होता है। ओके, उसके साथ साथ वी हैव द मेडिटेरेनियन ड्राई समर, और विंटर में बारिश होगी। फिर ड्राई, अगर समर आपका ड्राई है तो कभी तो बारिश होनी है। कब होगी? मेडिटेरेनियन में, विंटर्स के समय। ओके, उधर से कुछ आता है क्या जिससे हमारे समय तरफ भी मेडिटेरेनियन के, जब मेडिटेरेनियन में बारिश होती है तो हमारे तरफ भी बारिश होगी? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्नोफॉल इन द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयस, या ओके। नाउ सी डब्ल्यू एज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जहां विंटर ड्राई सीजन और हॉट समर सीजन हमें देखने को मिलता है। डीएफ क्या होता है? डीएफ इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल और कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, यहाँ कोई ड्राई सीजन आपको नहीं देखने को मिलता है। एंड डी डब्ल्यू इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट विद ड्राई विंटर। ईटी इज टुंड्रा, देर इज नो ट्रू समर इन द टुंड्रा। टुंड्रा किधर मिलेगा? रशिया में मिलेगा हमें, या पोलर आइस कैप ईएफ हो जाएगा आपका। पेरेनियल आइस आपको यहाँ पर देखने को मिले, पोल्स पे तो बिल्कुल हमें आइस कैप पेरेनियल ही रहता है। ओके, बात करते हैं कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो देर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल कॉज। तो सनस्पॉट कहाँ देखने को मिलता है? सनस्पॉट, क्या ये सनस्पॉट फोटोस्फेयर में मिलता है? फोटोस्फेयर में, या ठीक है। सो सनस्पॉट आपका फोटोस्फेयर में होता है, एंड मोर सनस्पॉट्स आर समटाइम्स लिंक्ड टू कूलर वेटर वेदर। ओके, फ्यूअर टू वार्मर ड्रायर, बट नॉट स्टैटिस्टिकली डेफिनेटिव। ओके, सो एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि सन का जो है हमेशा चेंज होते रहता है, नंबर ऑफ सनस्पॉट्स। ओके, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। सो क्या एक और चीज है, सोलर मैक्सिमा सोलर मिनिमा, याद है?
मैंने एक चीज बताई थी आपको, व्हाई ऑल ऑफ अ सडन अ लॉट ऑफ स्पेस एजेंसीज हैव स्टार्टेड टू सेंड देयर सोलर स्पेस क्राफ्ट्स, ओके, सोलर फोकस स्पेस क्राफ्ट्स। उसके पीछे का रीजन अभी सोलर मैक्सिमा चल रहा है, या तो बिकॉज तो ये सबसे बेस्ट टाइम है सन का स्पॉट्स को पढ़ने का। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी द सन spot. Okay. Then there is Milankovitch oscillation. This is basically cyclical change in Earth's orbital characteristic affecting the insolation distribution. So ये याद रखिएगा मिलेनकोविच। अब एनसीईआरटी में तो इंपॉर्टेंट हो गया, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट साउंड्स। ये है क्या, दिस इज साइक्लिकल चेंज इन अर्थ्स ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक विच अफेक्ट्स द इंसोलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज बताइएगा, अगर आइस एज सुना है आपने? अब आइस एज जब है और उसके बाद क्या टेम्परेचर रैपिडली राइज हुआ था, तो उस समय कौन सा हमारे पास था, हमारे पास कौन सा कार्स थे, या उस समय कौन सी फैक्ट्रीज थी जिसके थ्रू हमें ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे थे? सो एक चीज है क्या कि नेचुरल कॉजेज आर ऑल्सो देयर, ऑल्दो यस, बिल्कुल आपको एंथ्रोपोजेनिकल कॉजेज आर देयर, लेकिन नेचुरल कॉज जो है वो भी आपको रहता है। टेरेस्ट्रियल कॉज में क्या होता है, वोल्केनिज्म इज देयर, लार्ज इरप्शंस जो है दे इंजेक्ट द एरोसोल, तो एरोसोल इंजेक्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट, ओके, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, एरोसोल्स जो है इट कूल्स डाउन द अर्थ, ओके। ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, एजीआई और एनएसीएल इज मोर लाइक फॉर दैट, नो, क्लाउड सीडिंग, ओके, दैट इज फॉर क्लाउड सीडिंग, एंड दिस एरोसोल इज डिफरेंट, ओके। एरोसोल जो है, ऐसा बोला जाता है कि सम साइंटिस्ट आज क्या बोल रहे हैं कि सल्फर जो है हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं एटमोस्फेयर में, एंड दिस कैन कूल डाउन द अर्थ। सम साइंटिस्ट हैव आर ऑफ द ओपिनियन, या ओके, सो दे रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन, एरोसोल। और क्या एक टेम्पररी कूलिंग, एक क्राकाटोआ याद है आपको, क्राकाटोआ ऑफ इंडोनेशिया, उसके वजह से क्या वर्ल्ड का टेम्परेचर गिर गया था, सम -1 -1.5 डिग्रीज, या 1870s में हुआ था ना, 1880s में, द लार्जेस्ट वोल्केनिक eruption in that has been recorded in human history. Yeah. Okay. So ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या एंथ्रोपोजेनिक भी हो जाता है व्हेन यू हैव ग्रीन हाउस गैसेस। नाउ ग्रीन हाउस गैस में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CO2 कहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा, डिफॉरेस्टेशन। मीथेन कहाँ से आता है, एग्री से आता है, एग्रीकल्चर। और कहाँ से आता है, कोई ऐसा क्रॉप है, राइस फील्ड से निकलता है, पैडी से, वेरी गुड। लाइव स्टॉक लैंडफिल से मीथेन निकलेगा। सो मीथेन बेसिकली क्या, ऐसे जगह से निकलता है जहां ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस जो है वहां से निकलता है। नाउ नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सिंथेटिक प्रोसेस है, उसके निकलता है, ये डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को, ओके। सो ओजोन जो लोअर ट्रोपोस्फेयर में होता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज जीएचजी। तो क्या ये होता है ग्राउंड ओजोन, जो ग्राउंड ओजोन हम कहते हैं, दैट इज अ जीएचजी, whereas a stratospheric ozone is the good ozone. Yes or no? ओके। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि क्या जो हमारे पोल्यूटेंट हैं जिसको हम ट्रैक करते हैं उसमें CO2 होता है, पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट, उसमें CO होता है कि नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओके। सो अब अगर मैं बात करूंगा कि उसमें से हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट, क्या मीथेन पार्ट है उसका, डू वी ट्रैक द मीथेन ऑल्सो, ओके। एक जस्ट अ मोमेंट, या सो जो हम बोलते हैं कितने पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम एयर पोल्यूशन के लिए ट्रैक करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स आर देयर? टोटल 8 होते हैं, 8 एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो उसमें से कौन कौन होता है, क्या उसमें PM10 और PM2.5 होता है? और क्या होता है उसमें, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें O3 होता है, ग्राउंड लेवल O3, ओके। और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, उसमें लेड होता है, और उसके साथ साथ, ये तो हो गया आपका, उसके साथ हम VOCs भी देखते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या। सो इसको हम लोग बेसिकली
चेक करते हैं, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। और दिल्ली एनसीआर के लिए क्या बना है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान बना है, एक्शन प्लान, ग्रैप। और CAQM याद है आपको? CAQM, यस। सो दैट इज ऑल्सो देयर, प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो CAQM किसके लिए बना है? CAQM इज मेड फॉर, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एनसीआर के क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है? सो इट वाज इनिशियली मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस और नो? द आंसर इज नो। क्या उसको इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप बनाइए? उसके बाद EPCA बना था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और उसके बाद सरकार ने उसको 2021 में CAQM से रिप्लेस कर दिया, यस और नो? सो ये आपका सिचुएशन ऐसे काम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल, इट इज नाउ सुपरसीडेड बाय द पेरिस एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या क्या है आपका? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन इज इन टू कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ Annex 1, yes or no? And CDM is one Annex 1 country and another non-annex country or a least developed country, ऐसे होता है। ओके, और कौन कौन सी कंट्रीज होती है Annex 1 में हम बात करेंगे? सो क्या सारे कंट्रीज का ऑब्लिगेशन होता है Annex 1 में? नहीं, उसमें दो टाइप की कंट्री होती है, एक होती है डेवलप्ड कंट्री और एक होता है इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, जैसे कि यूक्रेन, टर्की, ये सारी चीजें होगी, है ना? सो उसमें से डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर होता है भार। सो क्योटो प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन 2012 से 20 के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं, दोहा नेगोशिएशंस। नाउ दोहा नेगोशिएशंस 2020 में जो लास्ट डे में क्या क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया गया था, एंड देन इट गॉट ओवर, मतलब जिस दिन एक्सेप्ट किया गया था उसी दिन वो ओवर हो गया था, 31 दिसंबर, याद होगा आपको। ओके, सो इट वाज अ सुपर फेलियर क्योटो प्रोटोकॉल बिकॉज ऑफ, क्या इसमें बाइंडिंग टारगेट्स थे और इसमें आपको अग्रेसिवली आपको पनिश किया जाता था। अब इट हैज बीन सुपरसीडेड बाय द पेरिस एग्रीमेंट। इसमें सिर्फ एक चीज बाइंडिंग है, दैट इज द NDCs, एंड योर NDCs हैव टू बी इंक्रीमेंटल। इंडिया कब बोल रहा है कि मैं कर दूंगा कार्बन न्यूट्रल? 2070 में नेट न्यूट्रलिटी पहुंच जाएंगे हम लोग, 2070, यस। ओके, ऑलराइट। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है सबको पता है आपको, किस तरीके से वाटर काम करता है, इवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, ठंड उसको लगती है तो वो फिर भारी हो जाता है, फिर वो बारिश होना शुरू हो जाता है वंस इट गेट्स हैवी इनफ। तो इसमें ओशन के पास 97% है, फ्रेश वाटर इज 3%। अब 3% जो फ्रेश वाटर है, इसका कैसे इसका कैसे चलता है? सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस कैप्स में है। फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे ज्यादा आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में। और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाटर, फ्रेश वाटर एक जगह पे कहाँ पर है? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाटर एक जगह पे कहाँ? लेक बाइकाल में है फ्रेश वाटर, लेक बाइकाल, इफ यू रिमेम्बर, या। सो दैट इज देयर, ऑलराइट। NCERT में एक आपको याद होगा, वो दिया हुआ है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का। सो उसमें अगर हम देखें, सो आइस कैप्स में है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? फ्रेश वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो 3% है उसमें से अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज्यादा आइस कैप्स में है ना। नंबर 1 पे आइस कैप्स है, नंबर 2 पे किसके पास है? आपका ग्राउंड वाटर है, नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे लेक्स हो गया। नंबर 4 पे क्या हो गया? सॉइल हो गया, सॉइल का जो मॉइस्चर होता है। नंबर 5 पे एटमोस्फेयर। नंबर 6 पे क्या है? रिवर्स आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, सरप्राइजिंग नहीं था कि रिवर्स में सबसे कम रहता है, इवन लेसर देन द एटमोस्फेयर एंड द सॉइल। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, इसलिए आपको याद रहेगा। ये सरप्राइजिंग फैक्ट है, इसीलिए आपको याद रहेगा। ओके, इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा आइस कैप्स के बाद ग्राउंड वाटर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021 प्रीलिम्स। ओके, दैट्स फाइन। और रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर की बात करेंगे, सो एक हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है,
और यहीं पर आपको सेडिमेंट्स वगैरह मिलता है, फिशिंग ग्राउंड्स है, फॉसिल फ्यूल आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलता है, जेंटली स्लोपिंग होता है और जेंटली जो है नीचे की तरफ जाता है। एंड दिस इज दिस बेसिकली सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ योर कॉन्टिनेंट ओनली। ये क्या है? सबमर्ज्ड एक्सटेंशन ऑफ योर कॉन्टिनेंट। देन कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, यहां पर हमें स्टीप ड्रॉप देखने को मिलता है। यहां पर हमें क्या मिलता है? स्टीप ड्रॉप देखने को मिलता है, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ कॉन्टिनेंट। इसके बाद कैनियन एंड ट्रेंचेस हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन यू हैव डीप सी प्लेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अबिसल प्लेन, एंड ये एक्सटेंसिव फ्लैट टू जेंटली स्लोपिंग एरियाज होता है। और यहाँ पर हमें फाइन सेडिमेंट्स देखने को मिलता है। देन वी हैव ओशियानिक डीप्स एंड ट्रेंचेस, एंड दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज, अर्थक्वेक, प्लेट सबडक्शन। सो रिंग ऑफ फायर किधर है? इफ यू आस्क मी वेयर इज द रिंग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है। दिस क्वेश्चन हैड कम इन GS1। ओके, थोड़ा सा इसमें समझ आ रहा है? ठीक है, कल तो बहुत सारे आप में से जो होंगे दे विल बी राइटिंग द मेंस, सो समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रिपेयर करना है GS1। यहाँ क्या कोई बहुत बड़ा तोप का गोला है? ज्योग्राफी जो है आपका यही है। ओके, जो है आपका यही है, NCERT ही है। ठीक है, ऑल राइट। मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है दोस्त? मारियाना ट्रेंच इज इन फिलीपाइंस के पास। अच्छा, फिलीपाइंस के पास कौन सा आइलैंड है विच हैज बीन कंटेस्टेड बिटवीन फिलीपाइंस एंड? स्काराबोरो शोल है, स्काराबोरो शोल एंड सेकंड थॉमस आइलैंड। यस, एंड उसके ऊपर कौन सा स्ट्रेट है विच सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम फिलीपाइंस? लूजॉन स्ट्रेट है, लूजॉन स्ट्रेट। या थॉमस नहीं है, वो मार्टिन है, सेंट मार्टिन है। सेंट मार्टिन किधर है? सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश। या ओके, माइनर रिलीफ फीचर में वी हैव मिड ओशियानिक रिजेस। ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑन द अर्थ। देन सी माउंट्स आर देयर, तो किसके नाम पे है दोस्त? ये अफनासी निकितिन के नाम पे है दोस्त। और ये है कहां पर? ये इंडियन ओशन में है। नौ अफनासी निकितिन किसके समय आया था? क्या यह बहमानी सुल्तान के समय आया था? यस, ओके। गायोट्स, दीज आर टेबल माउंट्स। ये कैसा होता है? दीज आर बेसिकली सी माउंट्स का पॉइंटेड समिट होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी माउंट्स का पॉइंटेड समिट होता है, दिस डू नॉट रीच द सरफेस। whereas गायोट्स आर सेम थिंग। गायोट्स आर सी माउंट्स बट दे आर फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स। एंड इनका फ्लैट कैसे बन जाता है? इरोजन से बन जाता है, बिकॉज वाटर के एक्शन से इरोजन हुआ है। तो आपका जो कोनिकल है, कोनिकल एरिया है, दैट गोज फ्लैट। ओके, then you have submarine canyon. These are basically deep V-shaped valley which cuts across shelves and slopes. और ये बेसिकली मेजर रिवर्स का एक्सटेंशंस होते हैं, और हडसन कैनियन इज अ गुड एग्जांपल। अटॉल्स आर देयर, तो अटॉल्स किधर है? अटॉल्स क्या मालदीव्स में है, लक्षद्वीप में है? या दीज आर रिंग शेप्ड कोरल रीफ्स इनक्लोजिंग अ लगून। तो ये क्या होते हैं? कोरल रीफ होते हैं जो कि एक लगून को इनक्लोज करते हैं। देर टिपिकली फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशन। अच्छा, कल बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी मॉरिशस से, क्यों, क्या खुशखबरी थी? कोई जल्दी से मेरे को बता सकता है? ये आपका मैपिंग का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या हमारा चागोस आइलैंड मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया गया है? ओके, और अ, इसके पहले हमने और कहाँ ट्राई किया था? चागोस में, चलिए हम अपना रेडार वेडार लगाएंगे। इसके पहले हमने क्या, आगालेगा तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो मॉरिशस। और हमने अजम्पशन में ट्राई किया था। अजम्पशन इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? सेशल्स, सेशल्स। या ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2021 में इसको यूपीएससी ने पूछा हुआ है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो सरफेस टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इज इट वेरी समथिंग विच इज वेरी कॉमन सेंसिकल? कॉमन सेंस से आप समझा सकते हो कि इक्वेटर का पानी गर्म होगा, तभी ना इक्वेटर से राइज करता है वार्म करंट। डज इट मेक सेंस दैट द वार्म करंट विल राइज फ्रॉम द इक्वेटर, है ना? देन unequal distribution of land and water. So northern hemisphere oceans are warmer than the southern hemisphere. Why? क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा होता है, उसके कंपैरिजन में सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम रहता है? ओके, देन ऑफशोर विंड्स कॉज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर एंड ऑनशोर विंड्स पाइल अप द वार्म वाटर। अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होता है तो इससे क्या एक चीज, न्यूट्रिएंट मिक्सिंग भी हम देखते हैं।
if you remember La Nina. Okay, then warm current raise the temperature. Example क्या है? Gulf Stream. And the cold current it lowers the temperature. That is Labrador. Labrador current जो है आपका क्या है? Cold current है, ठीक है. इनक्लोज सी में कैसा होता है? लो लैटिट्यूड इनक्लोज सीज आर हॉटर. एग्जाम्पल क्या है? बीओबी है, बे ऑफ बंगाल. इज इट्स एन इनक्लोज सी बिकॉज तीन तरफ से इसको आपको लैंड है और फिर सी है, इसीलिए वहां पर ज्यादा उठता है. ओके, एंड हाई लैटिट्यूड वंस कोल्डर देन ओपन सी. सो हाई लैटिट्यूड वाला जो होता है, दीज आर कोल्डर देन दी ओपन सी. क्या इसमें भी लैंड का इफेक्ट है? लेकिन लैंड का इफेक्ट ऊपर जब जाएंगे आप तो वहां कोल्ड इफेक्ट होगा, वेरस जो इक्वेटर के पास होगा हॉटर इफेक्ट होगा. दोनों में लैंड का काम है. लेकिन जो ऊपर में है, सी ऑफ जो ऊपर ओखोत्स्क, ये सारे सीज ऊपर जाते हैं आप, जो इनक्लोज सी होता है, सो वहां वो ज्यादा कोल्ड होता है देन ओपन सीज. ओके, या ओके. वर्टिकल, ये तो हो गया आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे डेप्थ के साथ. तो वी हैव थ्री लेयर सिस्टम, जिसमें एक सरफेस लेयर होता है विच इज वार्म. देन देर इज अ थर्मोक्लाइन विच इज द बाउंड्री जोन बिटवीन द सरफेस लेयर वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली. अचानक से टेम्परेचर गिरने लगता है, एंड दिस एक्ट्स एज अ बैरियर टू मिक्सिंग. देन देर इज अ डीप लेयर विच इज वेरी कोल्ड. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे, सरफेस टेम्परेचर इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड देन कंपेयर टू द लोअर टेम्परेचर, लोअर हाइट्स. ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे, सो हर लैटिट्यूड के साथ 0.5 डिग्री सेल्सियस घटता है, एंड एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. नाउ इट इज 27 डिग्री सेल्सियस. तो क्या ये समझ में आ रहा है वाई एट द ट्रॉपिक्स यू विल हैव द साइक्लोन्स एंड वायलेंट साइक्लोन्स? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाएगा, है ना. एंड यू डू हैव टेम्परेट साइक्लोन्स, बट आर दे डेडली? आर द टेम्परेट साइक्लोन्स, दे आर नॉट डेडली, है ना. आइजोथर्म्स क्या होता है? दीज आर क्या पॉइंट्स होता है जो कनेक्ट करता है दो सिमिलर टेम्परेचर के एरियाज को. ओके, सो आइजोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स, बट दे बेंड ड्यू टू करंट्स एंड लैंड मासेस. ओके, salinity की बात करते, it is also a PYQ, it has been asked by UPSC. So what are the factors which affect the salinity? Evaporation is one factor which increases the salinity. तो ये था, इसके वजह से क्या रेड सी में इवापोरेशन इज वेरी वेरी हाई. देर आर नो रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट. बहुत गर्म रहता है, इसीलिए क्या उसका सैलिनिटी बहुत हाई रहता है रेड सी का. या यू कैन से अरल सी एज वेल, बट रेड सी जो है वो रहता है. डेड सी में कोई रिवर जाता है? डेड सी में जॉर्डन रिवर जाता है, इफ यू रिमेम्बर. ओके, नाउ प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं. सो इट डिक्रीजेस द सैलिनिटी, एड्स द फ्रेश वाटर. ओके, और फ्रेश वाटर इनफ्लक्स जो होता है डिक्रीजेस द सैलिनिटी. सो फ्रेश वाटर इनफ्लक्स बे ऑफ बंगाल में होता है. और प्रेसिपिटेशन क्या, इक्वेटर के पास वाला जो पानी होगा उसका सैलिनिटी कम होगा, बिकॉज इक्वेटर के पास बहुत बारिश होती है. यस. देन फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस की बात करते हैं. सो फ्रीजिंग इंक्रीजेस द सैलिनिटी ऑफ रिमेनिंग वाटर, एंड थॉइंग डिक्रीजेस इट. ओके, ब्राइन रिजेक्शन. ओके, तो ब्राइन कहाँ आपने पढ़ा है? लिथियम एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है, लिथियम एक्सट्रैक्शन में. और विच इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्राइन बेस्ड लिथियम एक्सट्रैक्शन? चीले. ऑस्ट्रेलिया रॉक का था, अगर आपको याद होगा. ऑस्ट्रेलिया रॉक का था, चीले ब्राइन का था. सॉल्ट ब्राइन है ना, सॉल्ट ब्राइन, ये वाला जो है. ओके, नाउ विंड्स एंड ओशन करंट ट्रांसपोर्ट वाटर ऑफ डिफरेंट सैलिनिटी. और इसमें देखिएगा हाईएस्ट सैलिनिटी कहां पर हमें मिलता है अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे. और हाई प्रेशर बेल्ट पे क्या बारिश कम होगी? इफ द बेल्ट इज हाई प्रेशर बेल्ट तो बारिश कम होगी, तो सैलिनिटी ज्यादा होगी. और इट इज द लोअर नियर द इक्वेटर, सैलिनिटी इक्वेटर के पास कम होगी बिकॉज बारिश हो रही है. ओके, एंड इनक्लोज सी में जो है वेरी होगा. वाई? बिकॉज रेड सी में हाई होता है, बाल्टिक में लो होता है. ओके, बाल्टिक सी में सैलिनिटी कम होता है, एंड रेड सी में ज्यादा होता है. ऑलराइट, अच्छा थोड़ा सा मैपिंग का डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, इसराइल जो है उसकी बाउंड्री वाली कंट्रीज कौन कौन है? अगर हम अभी डेड सी की बात कर रहे थे, कौन कौन सी कंट्रीज है? लेबनन है, सीरिया है, इजिप्ट है, फिलिस्तीन, या जॉर्डन है, या ठीक है.
और अगर आप मेरे से पूछें, सीरिया अभी न्यूज में था, तो सीरिया का कौन कौन सा नेबरिंग कंट्री है? सीरिया का इजराइल, जॉर्डन, और कौन सा है? लेबनान, इराक, टर्की है। दिस इज द होल थिंग, सीरिया का। ओके, सो सीरिया अभी न्यूज में, कौन सा इसका पोर्ट अभी न्यूज में? अभी इसका पोर्ट कौन कौन सा न्यूज में? तारतुस और लताकिया, तारतुस और लताकिया, ठीक है। सो याद रखिएगा, सीरिया, टर्की, इराक, जॉर्डन, इसराइल एंड लेबनान, ये है सीरिया का लेखा जोखा। ओके, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं, रेड सी में हाई रहेगा, बाल्टिक सी में लो रहेगा, इनक्लोज सी में भी डिफरेंट वेरी करता है। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सो सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेस विथ डेप्थ, जितना आप नीचे जाएंगे। तो डज इट मेक सेंस, क्योंकि बारिश जो आएगा ऊपर से, क्या वो सरफेस को ज्यादा टच करेगा? या ओके। ओके, सो व्हाट अबाउट ब्लैक सी? इज ब्लैक सी अ सेलाइन? क्या उसमें बहुत सारे रिवर्स जा रहे हैं? ओके, सो ये जो है ना, ब्लैक सी इज सेमी सेलाइन। मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स दैट आर फ्लोइंग, क्या उसके वजह से ब्लैक सी में थोड़ा तो वो रहेगा ना? सो इट इज लेस सेलाइन देन योर टिपिकल ओशन। इसका सैलिनिटी कम है, बिकॉज क्या डॉन रिवर जा रहा है, दानूब रिवर जा रहा है, नीपर जा रहा है, नीपर। नीपर कौन से सिटी से पास करता है? किएव, मिन्स्क, बहुत बढ़िया। मिन्स्क ट्रिब्यूटरी है, इट्स नॉट एग्जैक्टली द नीपर, बट मिन्स्क की एक ट्रिब्यूटरी है नीपर की, ठीक है। हैलोक्लाइन, सो ये थर्मोक्लाइन जैसा है, बट दिस इज फॉर सैलिनिटी। सो सैलिनिटी इंक्रीजेस रैपिडली, वेराज थर्मोक्लाइन में क्या है? द टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली, डिक्रीज होता है टेम्परेचर। यहां पर हैलोक्लाइन में सैलिनिटी इंक्रीज हो जाता है। लोअर सैलिनिटी सरफेस वाटर पे होगा, डज इट मेक सेंस, बिकॉज बारिश हो रही है। ऑलराइट, ठीक है। एंड ओशन वाटर इज कंस्टेंटली इन मोशन, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। ऑलराइट, हाँ, टाइड्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, दैट इज टिपिकली ट्वाइस अ डे। एंड ये किससे होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, मून इज प्राइमरली, मून प्राइमरी है, एंड देन सन इज ऑल्सो देयर, दैट इज सेकेंडरी, on Earth's ocean water and centrifugal force. Why? Because of Earth's rotation. What are the types of tides? तो इसमें based on frequency we have a semi-diurnal tide. These are two high tides and two low tides per day हमें मिलता है. Then you have diurnal tides. This is one high tide and one low tide per day. Then you have mixed tide. These are two high and two low tides per day. Then sun और moon के alignment के चलते हमें height पता चलता है, और इसमें स्प्रिंग टाइड होता है। दिस इज अनयूजुअली हाई टाइड्स एंड लो लो टाइड्स, और इसका लार्ज टाइडल रेंज हमें मिलता है। दिस अकर्स ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून, ओके। देन नीप टाइड, इट इज अनयूजुअली लो हाई टाइड्स एंड हाई लो टाइड्स, मतलब जो हाई टाइड्स होगा वो लो होगा अनयूजुअली, और जो लो टाइड होगा वो हाई होगा। ये समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? लो टाइड हाई टाइड फिक्स है ना, हाई टाइड लो टाइड फिक्स है, इतना समझ लिया। अब इसमें स्प्रिंग टाइड जब आएगा, दैट इज ट्वाइस अ मंथ, तो उसमें जब हाई टाइड आएगा तो बहुत अनयूजुअली हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और जब लो टाइड का समय आएगा तो अनयूजुअली लो हो जाएगा, एकदम लगेगा कि वाटर इज गेटिंग अवे फ्रॉम द शोर। अब ये चीज नीप टाइड में क्या होगा, कि नीप टाइड में जब हाई टाइड और लो टाइड का सीन बनेगा, तो हाई टाइड विल बी अनयूजुअली लो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हाई टाइड है, लेकिन हाई टाइड होगा फिर भी। एंड लो टाइड विल बी अनयूजुअली हाई, ऐसा लगेगा ही नहीं ये हाई लो टाइड है, बट इट विल अपीयर ऑन द बिगर फ्रंट, ठीक है। और ये कब होता है? व्हेन सन अर्थ एंड मून आर अलाइंड, whereas neap tide happens when sun earth moon are at right angles, okay. अफीलियन टाइड्स कब होता है? व्हेन द अर्थ इज एट द फारदेस्ट। पेरीहीलियन टाइड जब अर्थ इज एट द क्लोजेस्ट, ओके। ऑलराइट, अच्छा, ये शिपरेक कब होता है? शिपरेक, व्हेन डज शिपरेक हैपन? लो टाइड में। और व्हेन डज शिप
can leave the port at high tide. Okay, all right. Or Bay of Fundy, that is in Canada, has the world's highest tidal range. Which country has the most number of tidal energy generation? Highest tidal energy capacity? क्या साउथ कोरिया का है? टाइडल हाईएस्ट टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री में वी हैव साउथ कोरिया. ओके, इंडिया में कहां पर है? गुजरात में है. और ये अभी सुंदरबंस में बन रहा है. इंडिया ईयरबुक में पढ़ा था हमने. ओके. टाइडल पोर्ट क्या होता है? क्या वो पोर्ट होता है विच जहां का जो ऑपरेशंस है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स? या विच इज अ एग्जांपल ऑफ टाइडल पोर्ट इन इंडिया? कांडला. या ओके, ऑल राइट. ओशन करंट की बात करते हैं. सो दिस इज द कंटिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सी वाटर. जब दो ओशन करंट वार्म और कोल्ड मिलते हैं तो क्या फिशिंग के लिए बढ़िया होता है? या ओके. Now what are the forces which influence current? So solar heating, it causes direct water expansion. Winds, gravity, Coriolis force, okay, it deflects moving water. राइट की तरफ करता है नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. लेफ्ट की तरफ करता है सदर्न हेमिस्फीयर में. एंड दिस लीड्स टू लार्ज सर्कुलर करंट्स कॉल्ड गायर्स. तो गायर्स आपने देखा था, जायर्स या गायर्स जो है, साउथ अटलांटिक जायर, नॉर्थ अटलांटिक जायर, साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशन जायर इज देयर, है ना? सो टाइप्स ऑफ करंट की आप बात करोगे, सो देर आर सरफेस करंट्स which is 10% of ocean water. There is deep water current which is 90%. Okay, based on temperature हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, सो देर इज अ वार्म करंट. सो वार्म करंट में क्या क्या है अगर आप देखोगे? वार्म करंट में वी हैव गल्फ स्ट्रीम, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर. एंड देन वी हैव अ कुरोशियो. ओके, वी हैव व्हाट? वी हैव द कुरोशियो करंट. और कोल्ड करंट में क्या है? लैब्राडोर है, पेरू है, हम्बोल्ट है, ये सारा है. ओयाशियो है, ओयाशियो. ओके, सो ओयाशियो इज देयर. ऑलराइट. अब इसमें से जो है, अगर मैं बोलूं लैब्राडोर, व्हाट अबाउट लैब्राडोर? व्हाट काइंड ऑफ ओशन करंट इज लैब्राडोर? इट्स अ कोल्ड करंट. ओके, इट इज व्हाट? इट इज ए कोल्ड करंट. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. ये क्या है आपका? ये आपका कोल्ड करंट है. ठीक है. अब अटलांटिक में अगर मैं देखूं, इस तरफ अगर आप देखोगे, सो व्हाट अबाउट द ब्राजीलियन करंट? इट्स अ वार्म करंट. इट्स अ वार्म करंट. कैनरी कैसा है? कोल्ड करंट है. या बेनेगुएला कैसा है? बेनेगुएला इज ऑल्सो कोल्ड. ओके. या गल्फ स्ट्रीम कैसा है? वार्म है. या ऑल राइट. व्हाट अबाउट नॉर्थ इक्वेटोरियल? नॉर्थ इक्वेटोरियल की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट काइंड ऑफ इट इज? ओके, सो या अगर आप देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दिस इज ऑल्सो वार्म. नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दैट इज ऑल्सो वार्म. अब पैसिफिक की बात करेंगे, सो इसमें अगर आप देखोगे पैसिफिक में, सो कुरोशियो इज व्हाट? वार्म. ओयाशियो इज कोल्ड. यस और नो? क्या यही चीज है? ओयाशियो कोल्ड है, बिल्कुल है. हम्बोल्ट कैसा है? हम्बोल्ट या पेरू कोल्ड? कोल्ड है ये. कैलिफोर्निया कैसा है? कोल्ड है. ओके. अलास्का कैसा है? वार्म है. ओके. अगुलास कैसा है? व्हाट अबाउट अगुलास? अगुलास इज वार्म. मोजाम्बिक कैसा है? वार्म. यस और नो? ओके, ऑल राइट. एंड व्हाट अबाउट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कैसा है? कोल्ड है. वेस्ट ऑस्ट्रेलियन इज अ कोल्ड करंट. ओके. एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इट रिवर्सेस विद द मॉनसून. यस, ठीक है. इफेक्ट ऑफ ओशन करंट की अगर हम बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट इट. सो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन बिल्कुल करता है. सो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म्स द वेस्टर्न यूरोप. हमने देखा था नॉर्थ अटलांटिक जा रहा था, वार्म करंट है ऊपर की तरफ. ऑल राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, वार्म करंट ट्रेवल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, कोल्ड करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर. ओके.
रेनफॉल के बारे में बात करते हैं, सो वार्म करंट ब्रिंग्स मॉइस्चर टू द कोस्टल एरिया, कोल्ड करंट स्टेबलाइजेस द एयर लीडिंग टू एरिडिटी फॉग ऑन द एडजेसेंट कोस्ट। तो ये याद है हमने बात की थी कि कोल्ड करंट की वजह से डेजर्ट फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इट स्टेबलाइजेस। सो एटाकामा डेजर्ट जो है, इट इज नेक्स्ट टू द पेरू। ओके, पेरू करंट। ऑल राइट, सो व्हाट अबाउट कालाहारी? अगर आप नामीब और कालाहारी कह रहे हो, सो क्या वो बेनेगुएला के बगल में है? बेनेगुएला, दैट इज ऑल्सो कोल्ड, यस और नो? सो वेस्टर्न मार्जिन्स में समझ में आ रहा है, वेस्टर्न मार्जिन्स में क्यों आपका डेजर्ट बनता है? वेस्टर्न मार्जिन्स में, डज इट मेक सेंस नाउ? वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट में व्हाई डू यू हैव द डेजर्ट? या, ओके। नेविगेशन की बात करते हैं, सो शिप्स दे यूज द करंट्स टू सेव ऑन फ्यूल एंड टाइम। फिशिंग ग्राउंड होता है, सो मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट क्रिएट्स रिच फिशिंग ग्राउंड। सो न्यू फाउंडलैंड जो है आपका कनाडा और यूएस में, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट होता है वहां पर। जापान में कुरोशियो और ओयाशियो करंट मिलता है, कुरोशियो इज द वार्म, ओयाशियो इज द कोल्ड करंट। और इससे प्लैंकटन ग्रोथ प्रमोट होता है, तो प्लैंकटन खाना हो गया फिशेस का, प्लैंकटन खाना हो गया। एंड देन इट ऑल्सो लीड्स टू फॉग फॉर्मेशन वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, देन देयर विल बी फॉग, फॉग फॉर्मेशन। ओके, और उसके साथ साथ क्या फॉग कोल्ड करंट से भी होता है व्हेन इट कम्स टू द डेजर्टेड एरिया? या, ओके, ठीक है। अब अगर देखें हम, आई डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग व्हिच वी स्टडी। या, हाँ, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस हो गया? चेन क्या सिंगुलर होता है, दैट अ सीक्वेंस इज देयर, सिंगुलर सीक्वेंस। और फूड वेब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। यस, एंड दिस इज मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे फ्लो करता है? 10% से करता है, सबसे लोअर लेवल पे हाईएस्ट एनर्जी होगा, एंड देन हर ऊपर एक एक ऊपर जाते रहेगा, तो 10% इट विल हैपन। या तो इसीलिए क्या, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड कब हो सकता है? पिरामिड एक्वेटिक में हो सकता है, वाटर में, क्योंकि उसमें जो प्लैंक्टन्स होते हैं उनका बायोमास ज्यादा होता है नहीं, है ना? लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा एक्वेटिक का? वो होगा अपराइट, बिकॉज नंबर्स ज्यादा है ना नीचे वाले का, लेकिन इनका बायोमास कम है कि नहीं? ऑलराइट, ओके। pyramid of number, this is number of individual at each trophic level. pyramid of energy, this is the amount of energy flow. So 10% रूल आप लगाओगे तो it will be always upright, because successively कम होते जाएगा। pyramid of biomass, this is the total dry weight of organism, and this is inverted for the aquatic system, because आपका जो प्लैंक्टन्स है उसका बायोमास बहुत ज्यादा नहीं होता है, नंबर्स भले ज्यादा होता है लेकिन ऐसे नहीं होता है, ठीक है? अब बात करते हैं गैसियस साइकिल के बारे में। हाउ मेनी गैसियस साइकिल्स आर देयर? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ओके, सेडिमेंट्री में क्या होता है? फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, विच इज अ ट्रू सेडिमेंट्री साइकिल, ट्रू, जिसका रिजर्वॉयर जो है आपका वही फास्फोरस में मिलेगा, रॉक से। यस, ओके। नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है दोस्त? एटमोस्फेरिक N2 जो है, दैट इज बीइंग फिक्स्ड बाय अ बैक्टीरिया, असिमिलेटेड बाय प्लांट्स, कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, और उसके बाद डिकम्पोजिशन होके जो नाइट्रोजन है वो सॉइल को वापस जा रहा है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन से वापस एटमोस्फेयर में जा रहा है, दस कंप्लीटिंग द साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में क्या हो रहा है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो ये याद रखिएगा, रॉक्स जो है। ओके, सल्फर साइकिल इज ऑल्सो ए फॉस्फोरस, सॉरी, सल्फर साइकिल जो है वेरी सिमिलर टू फॉस्फोरस, लेकिन इसमें एटमोस्फेरिक कंपोनेंट होता है, एंड देयर इज नो एटमोस्फेरिक कंपोनेंट इन phosphorus cycle. So that, can I say that a phosphorus cycle is a true sedimentary cycle? It's a true sedimentary cycle, ठीक है? ओके, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। देयर इज अ प्राइमरी सक्सेशन, तो सबसे पहला जो एनिमल होता है या जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम पायोनियर स्पीशीज कहते हैं, सबसे पहले आता है। उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन होता है। ओके, सो पायोनियर स्पीशीज कोलोनाइज फर्स्ट, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन होता है इसके बाद, विच इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। सो क्या पायोनियर को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? किसी भी चीज को करने में पायोनियर को सबसे ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जो उसको कॉपी करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि अमेरिका ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, ओके, तो उसको सबसे ज्यादा R&D लगा, लेकिन चाइना जो है वो क्या करेगा? तुरंत कॉपी कर लेगा, है कि नहीं? रिवर्स इंजीनियर कर लेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, पायोनियर टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम,
pioneers, they take the longest time. Then you have the climax community, which is a relatively stable, mature community, and that undergoes little changes. Okay, so we say climax हो गया. मूवी में देखते हैं ना क्लाइमैक्स, कि आप बोलते हैं ना कि अभी चुप रहो क्लाइमैक्स आ रहा है मूवी का. क्लाइमैक्स मतलब कहते हैं एंडिंग. ठीक है. और अब बात करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू में क्या डिफरेंस है. इन सीटू इज नेशनल पार्क, कैन आई से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स. यस. Whereas what is XC2? Zoological parks, yeah, the cryo preservation chambers, something like that. All right. Gene banks, yeah. Captive breeding program. So captive breeding किस किस का चल रहा है? क्या कैप्टिव ब्रीडिंग जीआईबी का चल रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जोधपुर में? क्या कैप्टिव ब्रीडिंग पिग्मी हॉक का चल रहा है मानस में? क्या कैप्टिव ब्रीडिंग वल्चर्स का चल रहा है? क्या कैप्टिव ब्रीडिंग निकोबारीज बोर का चल रहा है या निकोबारी सुअर का? यस. ओके. वो क्यों चल रहा है निकोबारीज जो सुअर जो है उसका क्यों चल रहा है? व्हाट इज द रीजन? क्या जरावास को सपोर्ट करना है क्योंकि जरावास हंट करते हैं उसको? या. ओके. नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो इंडिया में कहाँ कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा, हिमालयाज एंड सुंडालैंड. सुंडालैंड किधर है? अंडमान वाला एरिया है सुंडालैंड. या. अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्या चाहिए आपको? 1500 एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट स्पीशीज and which have lost at least 70% of their original habitat. ये चाहिए आपको. And biodiversity hotspots are the regions with very high level of species richness and high degree of endemism. All right. Then you have IUCN. Okay, इसमें क्या क्या होता है? Extinct in the wild, critically endangered, endangered, vulnerable. Okay. All right. So इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ स्पीशीज आप बता सकते हो मुझे? Certain critically endangered species. Great Indian bustard. Great Indian bustard is there. Okay, what else? What else? Ghadial hai, Ghadial. Yeah. What about Hullock gibbon? That is there. Yeah. What about white-bellied heron? Byers pochard hai. Spoon-billed sandpiper, Siberian crane, white-rumped and Indian vulture, Asiatic cheetah, but it is not found in India. Yes or no? Then उसके साथ साथ बंगाल फ्लोरिकन है, हिमालयन क्वेल दिखा है क्या हमें 1800 से 1876 से? नहीं दिखा है. ओके. जर्डन कोर्सर है, जर्डन कोर्सर. या. और क्या ये सिर्फ साउथ इंडिया के सर्टेन एरियाज में मिलता है जर्डन कोर्सर? ईस्टर्न घाट्स बेसिकली. या. उसके साथ साथ नारकोंडम हॉर्नबिल, इट इज ऑल्सो ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज. देन पिंक हेडेड डक दिखा है हमें, पिंक हेडेड डक अभी रिसेंटली 1950s के बाद नहीं दिखा है. ऑल राइट. सो ये सारा आपको एनिमल्स है विच आर देयर. मैमल्स में नामदापा फ्लाइंग स्क्वेरल, हंगुल है, हंगुल, एल्वीरा रैट, अंडमान श्रू, निकोबार श्रू. यस. देन और क्या है? चाइनीज पैंगोलिन है, नॉर्थ ईस्ट में मिलता है हमें. और इंडियन पैंगोलिन, इज दैट ऑल्सो ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज? द आंसर इज नो. Malabar large spotted civet, is it a critically endangered species? Absolutely it is. Okay, it is a okay critically endangered species. क्या ये चीज क्लियर है? अब नहीं भूलिएगा. ऑलराइट. साइट्स जो है, अभी हमने रिसेंटली अपना WPA एक्ट को चेंज किया है साइट्स को अकोमोडेट करने के लिए. कितने अपेंडिक्स होते हैं? 3 अपेंडिक्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को करने के लिए. यस. देन वी हैव कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इससे क्या क्या निकला है? दो चीज. लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, इसका कॉप पर 2 साल में होता है. क्या क्या निकला है इससे? नागोया और कार्टाजेना निकला है. कार्टाजेना इज फॉर LMOs, दैट इज sorry, GMOs, the genetically modified organisms, and your Nagoya is for what? Nagoya is for access and benefit sharing. Yeah. All right. रामसर इज फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वेटलैंड. और इंडिया जो है उसके 89 साइट्स है रामसर से लेके. ओके. उसके बाद
इफ यू आस्क मी, रामसर अगर ठीक है तो उसमें से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, उसमें 2 साइट है, इज इट अ गुड थिंग टू बी इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड? द आंसर इज नो। हाउ मेनी रामसर साइट्स इज द मैक्सिमम? किस कंट्री का है? यूके का है। और इंडिया में सबसे ज्यादा किधर है? तमिलनाडु में। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन कौन है मॉन्ट्रिक्स लिस्ट में? सो वी हैव 2, लोकटक लेक एंड केवलादेव। ओके, केवलादेव घना नेशनल पार्क। उसके पहले एक और हुआ करता था, उसका नाम है चिलिका लेक। अब जो चिलिका लेक है दैट इज नॉट देयर। ठीक है। ऑलराइट। सो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92, अभी क्या निकला है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट चीता निकाला इन्होंने 2020 में। ओके, देन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये किससे बना है? बीडीए 2002 से बना है। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के नीचे कौन बैठता है? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एसबीबी। और उसके नीचे कौन बैठता है? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बैठता है। ऑलराइट, एंड विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज तीनों में से? क्या बीएमसी है? बिकॉज इट डायरेक्टली डील्स विद द ट्राइबल कम्युनिटीज एट द ये। और अगर मुझे एज अ फॉरेन कंपनी, मुझे इंडिया में एक्सप्लॉइट करना है बायोलॉजिकल रिसोर्स को, किससे लेना पड़ेगा? एनबीए से। अच्छा, एंड आई एम एन इंडियन कंपनी, आई एम एन नेशनल कंपनी, इंडियन नेशनल कंपनी। सो मैं मुझे किससे परमिशन लेना पड़ेगा? and कौन मुझे बताएगा कि मैं कितना रॉयल्टी दूंगा? एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। व्हाट अबाउट आईपीआर? आईपीआर कैसे सिचुएशन सॉर्ट होगा? वो दोनों केस में एनबीए। इफ आई एम एन इंडियन कंपनी डजेंट मैटर, इफ आई एम अ फॉरेन कंपनी डजेंट मैटर, आई विल गो टू द एनबीए फॉर द आईपीआर मैटर्स। यस और नो? व्हाट अबाउट आयुष प्रैक्टिशनर्स? आयुष प्रैक्टिशनर्स को कौन बोलेगा कितना रॉयल्टी देना है? कोई नहीं बोलेगा। पहले एसबीबी बोलता था, अब एग्जेम्प्ट कर दिया गया इनको। ठीक है। ऑल राइट। और आयुष प्रैक्टिशनर्स के साथ और कौन है? somebody who is having ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ दी थिंग्स, राइट? तो इसमें क्या होगा इनके लिए? क्या अब ऐसा भी है कि जो ये बेनिफिट शेयर करते थे अब वो इन पे लागू नहीं होता है? दे डोंट नीड परमिशन फॉर दैट। ओके, सो इनके लिए बेट बेस्ट किया गया। देखिए, बहुत बड़ा काम हुआ है आज। ओके, आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन हैपनिंग। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 एनसीईआरटी, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एनसीईआरटी दैट इज आउट देयर। उसको हमने एक दिन में 3 क्लास के अंदर खत्म कर लिया।